अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफ रहमान हाज़िर खिदमत। आज के मौज़ूआत, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अब अहकामात जारी कर रहे हैं, और वो एक जो उन्होंने ताज़ा तरीन हुक्म जारी किया है वो शायद माजी की जो 58B की जो शिक थी उसके करीब करीब है, क्योंकि 57 है इसमें, आर्टिकल 57। मेरा अभी बस 58 अगर मिल गया तो पता नहीं क्या जईदे फिर रहे। तो बहरहाल इस पे बात करेंगे। बात तो हम लाइट मूड में कर रहे हैं, लेकिन मसला तो बड़ा, मैं समझता हूँ कि सोच समझ से बात करने वाला है। किस तरफ चीज़ें चल रही हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बजाय, फायर फाइटिंग की बजाय आग बढ़ाई जा रही है। आग को यानी बजाय आग बुझाई जाए, आग लगाई जा रही है। इसके साथ साथ IMF के हवाले से और बड़ा अहम बयान है कि साग डार साहब की तरफ से आया, जो वजीर खजाना है हमारे, और उनका माजी का तजर्बा भी कुछ कामयाब रहा है फाइनेंस मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक मैनेजमेंट में, कि वो कह रहे हैं कि अगले एक हफ्ते में या बिल्कुल ही बहुत जल्द एक मुआहदा तय पाएगा IMF के साथ। जबकि बाकी दीगर जो थे, ख्वाजा आसिफ कह रहे थे मुल्क डिफॉल्ट हो गया और इस तरह की बातें, और लोग भी कह रहे हैं, खासतौर पर जो बदखा हैं हमारे, वो तो ये बात बबांगे दोहल कह रहे हैं, सरेआम कह रहे हैं, जैसे उनकी ख्वाहिश है कि डिफॉल्ट हो जाए। अच्छा, अब तीसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि एक अहम तरीन जो हमारे वॉच डॉग है ये एंटी करप्शन का, जिसे कौमी एहतसाब ब्यूरो कहा जाता है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB, उसके चेयरमैन जिनकी अभी टेन्योर रहता था अगले कोई 1.5-2 साल और या उससे ज्यादा, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो कबूल भी कर लिया गया। उसकी क्या वजूहात हैं, क्योंकि माजी के जो चेयरमैन थे उनके ऊपर तो बहुत ही इल्ज़ाम लगे, और किस तरीके से वो मैन्यूवरिंग, मैनिपुलेशन, मैनेजमेंट होती रही, मुखालफों को, हुकूमत के मुखालफों को की पकड़ दकड़। और आफ्ताब सुल्तान साहब के बारे में यही शुनीद है कि वो बड़े बाकिरदार हैं और अंडर प्रेशर नहीं आते। जनाब पाशा साहब, सबसे पहले तो सदर मुमलिकत 58B के करीब करीब एक उन्होंने हुक्म दे दिया, अगला को 58B का तो ना हो जाए। अच्छा मियाँ साहब, मेरा तो कैलकुलेटेड ओपिनियन है और ये रहा है, और ये मेरी सोची समझी देखी बाली ऑब्जर्वेशन है, टेस्टेड ऑब्जर्वेशन है, टाइम टेस्टेड कि PTI और इमरान खान पाकिस्तान को उस स्टेज पर ले जा रहे हैं जहां पर तबाही ही तबाही है। आप देखिए कि 10 अप्रैल 2022 को इनकी अदम-ए-एतमाद हुई हुकूमत। फिर इनके मौकलात ने इन्हें बताया कि 10 अप्रैल की अभी भी है कि यही डेट रखना इलेक्शन की। अच्छा। और 10 अप्रैल 2022 से पहले से जो सदर साहब का किरदार रहा है वो मावराए आइन वो हरकतें फरमाते रहे हैं। वो आप देख लीजिए, जिस तरह इन्होंने असेंबली डिसॉल्व की और फिर वो सारा अदलिया वो अख्तियार रखते नहीं थे, सिरे से नहीं रखते। फिर ये जिस तरह इमरान खान साहब के पास हिदायत लेने के लिए आते रहे और ज़मान पार्क, तो उनके मर्तबे की मैं समझता हूँ बड़ी इन्होंने बेतौकीरी है। इस मर्तबे को उस मकाम तक पहुंचा दिया है कि जहां पर अब सदर मुमलिकत जो है वो रियासत का सदर नहीं बल्कि PTI का कारकुन, और वो भी अदना कारकुन जो है, अब वो भी जाती तौर पे इमरान खान उन्होंने वो बिहेव किया है। और PTI जो है, PTI के जो झंडे में हमें 2 नजर आते हैं। सब्ज जो रंग है वो बुनियादी तौर पे कैमोफ्लेज है। अच्छा, यानी चीजों को छुपाया हुआ है। अच्छा। और असल नीचे जो सब्ज रंग जो है वो इस्लाम का रंग नहीं, नो कतर नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही है। इमरान खान साहब तो बड़ा दिया। इमरान खान साहब जैसे तस्बीहां फेरते हैं, जैसे रियासत मदीना की बात करते हैं, और उनके जो घिनौने किरदार सामने आए हैं, जो टेरियान का देख लें, तोशा खाने का देख लें, फिर वो जो इन्होंने उसके साथ जो वालदा के नाम पे इन्होंने जो हॉस्पिटल बनाया हुआ है, उसके फंड के साथ जो कुछ इन्होंने किया, और फिर इतराफ भी कर लिया। ये सारे किरदार वो हैं जो
रियासत मदीना के और वो सब्ज रंग के खिलाफ हैं, बिल्कुल नफी करते हैं, नफी उसके करते हैं। बिल्कुल और दुरुस्त उसके है। नीचे जो सुर्ख झंडे में रंग दिखाई देता है वो कोई शोहदा की कुर्बानियों का रंग नहीं है। रंग नहीं है, वो दंगे फसाद का और खून खराबे का आगन जालो, वो आगन है। जालो वाला है। ठीक है, अच्छा। वो है। अब सदर साहब ने जो 57A के मुताबिक हुक्म जारी फरमाया जी, है, जी। ये बुनियादी तौर पे इलेक्शन एक्ट 2017 की ये शिक बल्कि है, उसकी शिक है। उसकी शिक है, ये उसके मजाज ही नहीं है। इनका तो इलेक्शन से बराह रास्त तो कोई ताल्लुक नहीं कोई है। ताल्लुक नहीं। और जो ताल्लुक है भी वो मरकजी और आम इंतखाबात के साथ है, सूबाई असेंबलियों के क्या इनका कोई ताल्लुक उनका नहीं? कोई ताल्लुक नहीं है। सूबाई वो तो असेंबली डोमेन गवर्नर गवर्नर की है। जी, जी। तो गवर्नर जो है वो मशवरे कर रहे हैं। इन्होंने फिर जो खत लिखा, मशवरे के लिए तलब किया चीफ इलेक्शन कमीशन को, वो भी इनका इख्तियार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया अपने सेक्रेटरी के जरिए कि जो लैंग्वेज इन्होंने उस दावती खत में इस्तेमाल की है वो सदर के शान शान नहीं, लेकिन वो पीटीआई के एक कारकुन के शान शान जरूर है, क्योंकि जो दशनाम और इस तरह का जो मामलात पीटीआई के लोग करते हैं, सदर साहब ने भी वही करके तो साबित किया है कि वो सदर ममलकत नहीं बल्कि वो पीटीआई के और इमरान खान के एक अदना कारकुन के चले और कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत मॉडरेट कर लें चीजों को, वो भी नहीं करना चाहते। अच्छा, अब इन्होंने एक तो बेतौकीरी की, ये ऑर्डर जारी करके एक ऐसा ऑर्डर जारी किया जो जिसके वो मिजाज नहीं है और जिस पे अमल दरामद होना भी नहीं, अमल दरामद नहीं होना है। अब दूसरी बेतौकीरी जो है वो इलेक्शन कमीशन करेगा ना करा के, तो पल्ले क्या रह जाएगा सदर साहब के? तो मेरा हाथ पल्ले तो उनके पहले भी कोई खैर मेरा ख्याल इतने परेशान नहीं है वो अब इस सब हवाले से कोई, क्योंकि पीटीआई के जो लोग हैं वो इस मामले में शेम प्रूफ हैं। जी, जी, जी। हाँ, जैसे वाटर प्रूफ होता है शेम तो प्रूफ। अच्छा, उनको लत्थी चढ़ी का कोई नहीं है। वो बुनियादी तौर पे चाहे उनकी अपनी हो जाए मुखालफों की, लत्थी चढ़ी का कोई नहीं है। जिस तरह का कल्चर गुफ्तगू का, बयानबाजी का, मेल मिलाप का इमरान खान साहब ने पीटीआई के झंडे के नीचे फरोग दिया है, उसमें लत्थी चढ़ी का ना अपनी ना दूसरे की, तो इसी तरह शर्म वगैरह या बेशर्मी जो है ये उनका मौजूद नहीं है। पाशा साहब हमारी माएँ बहनें हैं, बेटियां वो जो जाती हैं वहां, वो इतनी झोंकदर झोंक जाती हैं कि उनके माँ बाप उनको नहीं रोकते, या खुद भी वो सेंस रखती हैं कि ये शख्स इमेच्योर है या सिर्फ ग्लैमर दिखा के और मशहूर कर रहा है लोगों नहीं, ग्लैमर तो है, शहर भी है इमरान खान साहब, वो चल रहा है, वो चल रहा है। और जो बहुत सारे लोग, मतलब बच्चियों का कोई अपना कसूर नहीं है इतना, मैं ये समझता हूं कि जो लोग उनके पीछे चल रहे हैं, दो कैटेगरीज होती हैं, एक फॉलोअर्स की जी, जी, और एक सपोर्टर्स की। सही है। तो इमरान सपोर्टर में भी एक एक्टिविस्ट होते हैं, वो थोड़े और आगे चले जाते हैं। तो इमरान खान साहब के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो ज्यादातर ईमान लाए हुए हैं उन पे कि ये वाकई ही यानी मुशर्रफ भाई इमरान हुए हुए, मुशर्रफ भाई इमरान हुए मेरा आपको इस तरह का लफ्ज तलाश कर रहे थे सही है। तो वो बेचारे इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क में तब्दीली लाने के लिए, या शायद वो कुछ सही सोच रहे हैं। तो फिर देखे ना, ये मौजूदा हुकूमत जो है जिस बुरी तरह नाकाम हुई है अवाम को किसी किस्म का रिलीफ देने में, तो इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए लोगों का ईमान उन पे और ज्यादा पुख्ता हो गया कि देखा, क्योंकि इमरान खान साहब कई बातें ऐसी कहती हैं जो अब सही साबित हो रही हैं। जैसे वो कहते थे कि ये फेल हो जाएंगे तो फेल हो गए, महंगाई हो गई, IMF के साथ मुआहदा करके वो उनकी शराइत पे अमल ना करके वो मुकर गए और अवाम को पेट्रोल में रिलीफ दे दिया। और उन्होंने कहा था कि ये दानिस्ता दिया था, पता था कि आगे संभाला नहीं जाना। तो वो उनकी बातें तो कई सही हो रही हैं। तो इमरान खान साहब के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका ईमान और पुख्ता हो गया है। इमरान खान ये सदी के नोस्ट्राडेमस है कि वो जो आने वाले वक्त की शीन को ही करते हैं, मोकल इनके सही हैं,
कुछ इस तरह का इमेज बना लिया उन्होंने। और मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में ये मोकलात, ये जो अफसानवे तर्ज जिंदगी जो है, ये बहुत फैसिनेट करता है लोगों को। लेकिन बात ये है, इसका बड़ा एक ग्लैमर सा होता है। बात ये है कि आजकल तो सोशल मीडिया पे वो भी चल रही है मरीम नवाज साहिबा की, वो क्या रखते हैं हर वक्त अपने साथ, अच्छा, कोई कप या कोई इस तरह की जी जी चीज, जी, तो उसके बारे में भी कहा जा रहा कि है उसमें भी कोई करामत है। करामत है। हाँ, हाँ। तो ये इस तरह की चीजें हैं, हमारे यहाँ लीडर्स रखते रहे हैं। रखते रहे हैं। जैसे आप देखें ना, वो पीर तनके शाह था एक, हाँ जी, हाँ जी, उसको, और फिर एक लाहौर के मुजंग का एक पीर था जिसको बेनजीर साहिबा मिलने आती थी मिलने और आती उनको थी, बिल्कुल। और उसने तो बेनजीर साहिबा को एक चिराग पकड़ा के तो दरिया रावी में भी अच्छा, डाल दिया था कि आप अगर क्रॉस कर गई इस दरिया रावी को और ये चिराग ना बुझा तो आप वजीर आज़म बन जाएंगी। और अच्छा। अमलन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आज़म बन भी गई, वो वाकई गुजर भी गई थी, गुजर भी गई दरिया से। दरिया में पानी नहीं था, पानी नहीं था, लेकिन वो दरिया में रात के वक्त उसने कहा कि ये अगर तो वही हुआ ना, एक और दरिया का सामना था। चिराग ना बुझा और आपने क्रॉस कर लिया तो आप वजीर आज़म बन जाएंगे। ऐसा ही हुआ। नवाज शरीफ साहब वो पीर तनके शाह के पास जी 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 आते थे, वो एबटाबाद में जाया करते थे, और माजी में चले जाए यूफा पीर देवल शरीफ और पता नहीं तो कहाँ इस तरह के ये हमारे हुक्मरान, ये हमारे मुआशरे की एक है। तो आरिफ अलवी साहब तो नहीं पीर कहीं से पीछे से? नहीं, आरिफ अलवी साहब तो और तरह के, अच्छा, मुरीद है, बल्कि मुरीद है, वो पीर नहीं है। पीर तो इनके पीर कामिल तो इमरान खान साहब है। और इमरान खान साहब ने तो बाकायदा बैत की हुई है। ओ अच्छा, अपनी वो खातून खाना की, खातून खाना की बैत की हुई है। और ये उस अच्छा, इसका मतलब ये औरतों की हुकूमत के भी ख्वाहिशमंद है। वो जो माजी में मैट्रियार्केट होता था उस जमाने में, जब अभी ये वज़ीर आज़म नहीं बने थे, तो ये हमने सुना था कि ये शादी जो है ये अगर कर लेंगे तो ये कामयाब होंगे, वज़ीर आज़म बन जाएंगे, और वो बन गए। ये तो वो कहते हैं ना, शहनशाह जहांगीर जो था उसके पीछे नूर ने हाथ रखती थी तो वो इंसाफ करता था बैठ के, वो दीवाने खास ये वैसे नहीं है। अच्छा, ये नहीं है। नूरजहान जो थी वो तो एक रिफॉर्मिस्ट औरत थी। और उसका तो उसने बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री में बड़ा अच्छा मकाम है। ये मौकलात वगैरह नहीं थे उनके जिस तरह ये, और वो सुना कि काफी फैसले भी करती, समझाती थी चीजों को। कायदा रियासत की नज्म नस्क में उनका बड़ा दखल काम किए, और वो तारीख में अच्छे नाम से जानी जाती हैं। जबकि हमारी जो खातून अव्वल, साबका खातून ये तो फरक होगी के हवाले से जानी जाती है, तो उनके तो साथ अच्छी मनी लॉन्ड्रिंग है, तोशा खाने के मामलात हैं, घड़ी चोरी का मामला है। इस तरह पाशा साहब, हम इस मुआशरे में रहते हैं, पैसे की ख्वाहिश किसे नहीं होती? ये कोई पता नहीं सोच है इस तरह की कि जी कोई बात नहीं, जो घड़ी चोरी कर लो, शाह सलमान की क्या ऐसी की तैसी फलां क्या गल। ये है मियां फिर भी इंसान का एक असल बात ये है कि ये कोई इमरान खान साहब या इन लोगों से ही मुंसलिक चीज नहीं है। ये गिरावट जो है ये मिन हैसुल पॉलिटिकल क्रॉस द बोर्ड है। ये जो ये अकेले नहीं है, ये जो तमा है और तमा साजी है और तमागिरी है, ये दिलों से नहीं जा रही। ये हमारे मुआशरे में नीचे से लेकर ऊपर तक है। आप देखिए मियां साहब, एक जो पीएन है किसी सरकारी इदारे का, वो भी इसी तमा में उतना ही मुलव्वस है, आलूदा है जितना उसके बड़ा कोई बिग बॉस है, सेक्रेटरी है या कमिश्नर है। जी जी, जितना एक आम सियासतदान जो ये काउंसलर रैंक का है, जितना वो करप्शन में मुलव्वस है, उतना ही वो एमएनए, एमपीए और वुज़रा जो हैं वो मुलव्वस हैं। तो ये जो मुआशरे में बददियानती का, इमरान खान साहब इसी बददियानती को मिटाने के लिए आए थे। और आप देखिए, लेकिन मिटाना किस तरह था, किस तरह वो डंडा फाड़ के करना, उसमें खुद शामिल हो गए। यानी इनका नारा बड़ा खूबसूरत था कि हमारे मसाइल की जड़ ये बेईमानी है, करप्शन है, खात्मा करना चाहिए। और इस आड़ में ये खुद उस गंदगी में लुथड़े हुए बरामद हुए हैं 3.5 साल में। यानी इंसान का टेस्ट उसी वक्त होता है ना जब उसको इख्तियार मिलता है। तो फर्रा गोगी और ये वो हमने देखा है। तो नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान की आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी।
सिर्फ एक शॉर्ट ब्रेक के लिए हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, हम वापस आएंगे। नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियाँ सैफुर रहमान आपसे गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर खिदमत हैं। अच्छा पाशा साहब, ये तो चलो हमने कर लिया कि जी वो आए तो तब्दीली करने थे, अखलाकियात का दर्स देते रहे, रिफॉर्म्स लानी है, बाद में किसी उसी बहाव में ही वो बह गए, उसी गलाजत के अंदर वो लुथरे हुए पाए गए, बल्कि हाँ लुथड़े हुए, आपने बड़ा अच्छा कहा कि उन्होंने उसको 50 गुना बढ़ा दिया और उससे लोगों में ज्यादा मायूसी हुई। मेरा ख्याल है कि जो तब्दीली की ख्वाहिश लिए लोग इनके पीछे पूरी नस्ल इन्होंने तैयार की थी, ठीक है, अलमिया ये हुआ है कि वो नस्ल जो है वो बिगड़ गई है। यानी वो बजाय ये कि तब्दीली का एक इंस्ट्रूमेंट बनती, हाँ, और इमरान खान साहब ने जिन लोगों को पीछे लगाया था या जो लोग उनसे मुतासिर हुए थे, मैं ये समझता हूं उनमें कैपेबिलिटी थी बिल्कुल सही कि वो तब्दीली के एजेंट के तौर पे, तब्दीली के मोटिव के तौर पे वो आगे बढ़ते और मुल्क में तब्दीली आती और इस मुल्क के अवाम की तकदीर बदलती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसी नस्ल के तौर पे सामने आई हैं जो बिगड़ी हुई है, जी जी, जो मसक शुदा नस्ल के तौर पे हमारे सामने सही बात मौजूद है। अच्छा पाशा साहब, ये आफ्ताब सुल्तान साहब कहते हैं बड़े सुथरे से आदमी हैं, बड़े धीमे से, यानी कानून की पाबंदी करने वाले, और अपने जो पेश रो थे उनके जावेद इकबाल साहब, उनसे यकसर मुख्तलिफ, यानी समझौता नहीं करने वाले, आइन की पासदारी करने वाले। ये अचानक इनका दरमियान में 6, 7, 8 माह के अंदर, अभी तो टर्नओवर इनका रहता था, अचानक ये क्यों फैसला हुआ है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? देखें तो क्या मजबूरी हुई है? बात यह है कि उनके इस्तीफे में जो वजूहात उन्होंने बयान की हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं कि मुझे कुछ काम करने के लिए कहा गया जो मैं नहीं कर सकता था, तो मैंने इस्तीफा दे दिया। तो इससे वो तो वही है, मुखालिफों को पकड़, वही सेम जिस तरह, तो फिर इस गवर्नमेंट में तो माजी की गवर्नमेंट में जिस तरह फर्क क्या हुआ? जस्टिस वो जावेद इकबाल साहब इस्तेमाल होते रहे, हाँ वो तो होते रहे और उनको इस्तेमाल करते रहे इमरान खान साहब और दीगर बाइक़्तिदार हल्के। इन्होंने इनके साथ भी वही कुछ करने की हुक्मरान लोगों ने कोशिश की होगी, अभी वो बातें सामने तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने जो एक मलफूफ सा एक सरकारी मुलाजिम को जिस तरह बात करनी चाहिए, जी, उस तरह उन्होंने जो पैगाम दिया है वो कन्वे करता है चीजें कि सेम काम उनसे लेने की मौजूदा हुक्मरानों ने, मौजूदा जुनता ने कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और वो अपना दामन झाड़ कर वहां से निकल आए। तो बात ये है मियां साहब कि मैं ये समझता हूं कि नैब को तो अब ख़त्म हो जाना चाहिए, यानी नैब को तो, नैब की जो तरबियत हो चुकी है, जी, जिस तरह इमरान खान साहब ने अपनी यूथ की तरबियत की है और वो ऐसी तरबियत है कि अब वो बदल नहीं सकते, इसी तरह नैब ने जो बिगाड़ पैदा किया वो वापस नहीं हो सकता। और नैब जिस डगर पर चल रही है, जिस डगर पर चलने की उसको आदत हो चुकी है, वो अब उससे बात की। पाशा साहब ये अक्सर हमें मिलते थे, पीटीआई के वुज़रा, वज़ीर आला और सारे, तो हम इन्हें कहते थे कि जी ये सारा वाकयात क्या हो रहे हैं, क्या आप इन्हें कह रहे हैं नैब को? कहते नहीं जी, नहीं, नैब इंडिपेंडेंट इदारा है। हमने एक दो दफा बात पकड़ ली दोस्तों ने, तो हमने कहा जी अभी कल तो आपका बयान आया था कि फलां पकड़ा जाने लगा, और वो अगले दिन वो पकड़ा गया। तो इस बात को उनके पास कोई जवाब नहीं था। नहीं, वो तो देखें पीटीआई के दौर के अंदर तो उन्होंने कोई झिझक महसूस नहीं की, उनके वुज़रा बिलखसूस शेख रशीद साहब वगैरह तो बाकायदा जो ऐलान करते थे वो अगले दिन हो जाता था। तो उन्होंने तो इसमें शर्म महसूस नहीं की कि नैब जो है वो उनके आलाकार के तौर पर इस्तेमाल होती रही। तो अब तो ये भी सामने आ जाएगा कि नैब मौजूदा हुक्मरानों के आलाकार के तौर पर भी
इन्होंने कोशिश की है, जिसका इसका मतलब नतीजा आफ्ताब सुल्तान साहब ने एक अच्छा फैसला अच्छा फैसला किया, जरूरतमंदाना। जरूरतमंदाना, कि वो अपना दामन झाड़ कर ठीक है, निकल गए। अच्छा, आपने बात बड़ी अच्छी की है पाशा साहब, वाकई अगर गौर किया जाए 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ, 1947 में ही उसी साल पाकिस्तान एंटी करप्शन एक्ट पास हुआ, जिसे कहते हैं, जिसकी एक शिक बड़ी मशहूर है, बदनाम जमाना 5247। 5247 से मतलब कि वो जो पकड़ दकड़ की है, और उसमें स्पेशल जज सेंट्रल होता है, स्पेशल जज एंटी करप्शन होते हैं, वो ट्रायल करते हैं। ठीक कोई उसके 30-40 साल बाद एक पहले पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट होती थी, उसको खत्म करके FIA बनाई गई, और FIA में एक उन दिनों आया था लिविंग बियॉन्ड ऑस्टेंसिबल मीन्स। अच्छा, ठीक उसके फिर चंद साल के बाद वो कवानीन मौजूद थे अपनी जगह, तो फिर एसेट्स बियॉन्ड मीन्स आ गया। तो बात तो मुझे आपकी बिल्कुल सही लग रही है कि कवानीन तो मौजूद है, तो उनके अंदर आपने उनकी इम्प्लीमेंटेशन अब देखे मियां साहब, हाँ, इधर इसका स्केल वैसे उन्होंने बढ़ा दिया गालिबन। अब 7 दहाइयों से ज्यादा का हमारा रियासत चलाने का तजर्बा है, ठीक है, तारीख है। तो तारीख ये बताती है कि जो महकमा जिस काम के लिए बनाया जाता है, जिस काम के रोकने के लिए, रफा शर के लिए जो बनाया जाता है, वो बजाते खुद उसका एजेंट बन जाता है, वो शर का। मसलन एंटी करप्शन जो है वो करप्शन के फरोग का जरिया है, नैब जो है वो बेईमानी के फरोग का जरिया बन गया। यानी नैब के इनबिल्ट जो चीजें आप देख लेना कि वो उसको प्ली बारगेन जो है, हाँ, कि आपने 10 करोड़ की करप्शन की और 5 करोड़ दे और आप वो निकल जाए। और नैब के जो अफसरान हैं, क्या उनके एसेट्स बियॉन्ड मीन नहीं है? उनको कोई नहीं पूछने वाला। वो जिस अंदाज में उन्होंने इतने अरसे से वो, हाँ जी, लोगों के बहती गंगा में हाथ देते रहे, बिल्कुल, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमारे यहाँ जितने भी महकमे इस्लाह के लिए बनाए गए, इस्लाह की बजाय बिगाड़ पैदा किया, वो उसी बिगाड़ का हिस्सा बन गए। और ये बात कोई सियासी बात नहीं मैं कह रहा, ये तारीखी शवाहिद से बात साबित हो चुकी है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर एक नक्श के, और हमने नीयत के साथ उसको एड्रेस करने की कोशिश ही नहीं। देखें मियां साहब, हमारा आइन जो है वो इस्लामी आइन है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, कोई कानून इस्लाम के मुताबिक में ठहर नहीं सकता। आपको पता है, ये बाकायदा लिखा हुआ है उसके अंदर। लेकिन कोई काम यहाँ पर इस्लाम के मुताबिक हो नहीं रहा। आप देखें, सूद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े हुक्म, अल्लाह के हुक्म के अलावा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी खुतबा फरमाया था जी, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले सूद के इनकता की बात की थी कि मैं अपने खानदान का सूद जो है उसको खत्म करता हूं। और यानी सूद के बारे में इतनी वईद है, और हमारी पूरी रियासत जो है सूद पे चल रही है। आइन रियासत का क्या कह रहा है कि इस्लाम के मुताबिक कोई कानून नहीं होगा, और रियासत तो सारा वही, और रियासत जो चल रही है वो सारे सूद के मुताबिक। बड़ा अफसोस हुआ, आपने भी एक दफा मुझे कहा था, एक कोई शरीयत कोर्ट के एक जज साहब थे, मेरे अजीज के एक दोस्त थे, तो हम बैठे थे, तो मैंने कहा जनाब, वो मुलाकात हुई, तो मैंने कहा जनाब आप बड़े लर्नेड आदमी हैं, सिर्फ एक बात मैंने पूछनी है, मुझे नहीं पता मैं सही कह रहा हूँ कोई गलत, क्योंकि आप लर्नेड हैं तो गाइड करें, ये इस्लामिक बैंकिंग क्या चीज़ है? अब उनका बरमला जो जवाब था, उन्होंने कहा साहब साहब ये फ्रॉड है, कोई शक नहीं इसमें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये मैं आपके गोशेगुजार करूँ कि एक वफाकी शरीय अदालत का जज कह रहा है फ्रॉड है ये, यानी ये खिलवाड़ है, हम इसमें भी फ्रॉड कर रहे हैं। आप देख लें कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक हमने आइन बना दिया, आइन के बारे में कोई शक नहीं है कि वो इस्लामी है। और एक मुस्लिम रियासत का, एक इस्लामी रियासत का जो दस्तूर होना चाहिए वो है मुत्तफिका आइन है, कोई शक नहीं, सही है। लेकिन रियासत जो चल रही है वो सूद पे चल रही है। और आपको सुनकर हैरानगी होगी कि शराब की ममानियत है ना, जी जी जी, तो हमारे टैक्सेस के सोर्सेज में शराब की आमदनी शामिल है, ये पता है आपको? जी 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 जी, रियासत, इस्लामी रियासत जो इसमें ले रही है वो रेवेन्यू ले रही है, वो इससे एक्साइज उस पे ले रही है शराब की मद में, वो कैसे लाल हो गया? वो ले रही है और वो करोड़ों में है।
और उसको जस्टिफाई भी करते होंगे कि ये तो जी वो गैर मुस्लिम है, उनकी तरफ से हमारे यहाँ शराब साजी की फैक्ट्रियां चल रही हैं, गवर्नमेंट उसके लाइसेंस जारी करती है। तो ये क्या मतलब हम कर रहे हैं? डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, कानून मौजूद है, आइन मौजूद है। आप देख लेना कि आइन मौजूद है, सदर साहब ने ठा करके वो ऑर्डर जारी कर दिया जो कि गैर आइनी है, और उन्होंने एक क्यास पैदा कर दिया, एक बहरान पैदा कर दिया। तो वो माइंड अप्लाई भी नहीं करते, वो तो उधर से हुक्म आया ना, उन्होंने कर दिया, ठा करके, कड़क करके। जैसे इमरान खान साहब नहीं सोचते कि मैं जो आज तकरीर में कह रहा हूं, कल मैंने इसके अपोजिट कहा था। तो उनके इस कान में कोई बात एक कह दे, दूसरे में कोई कह दे, वो दोनों बातें कर जाते हैं। वो जर्मनी के साथ पता नहीं कौन से मुल्क को मिला रहे थे, जापान को जोड़ दिया, जापान को, फिर 12 मौसमों की बात की, और फिर वो ये दावा करते हैं कि मेरे से ज्यादा मगरब को कोई जानता नहीं। हाँ, ये भी है। अच्छा, मॉडल भी उनके पास कई किस्म के, वो कहते हैं ये मॉडल बेहतरीन है, चीन का मॉडल बेहतरीन है, कभी वो महातेर के मॉडल से मुतासर हो जाते हैं। तो वो बस ऐसे ही है, और उसका नतीजा ये है कि मुल्क को उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में एक मॉडल फेल्ड स्टेट बना दिया। जैसे मॉडल स्टेट होता है, इसी तरह मॉडल विलेज होता है, ऐसे ही उन्होंने बना दिया। अच्छा, अब ये बताएं, IMF और मुझे भी काफी हद तक कुछ भरोसा है, इसहाक डार जो है मेहनती आदमी है, मैं इस बात को कतई नजर के वो कामयाब है नाकाम है, लेकिन उनकी बातों में कुछ थोड़ा वजन लग रहा है। वो कहते हैं कि जी मुआहदा होने वाला है, हो सकता है हफ्ते बाद ना हो, 15 दिन बाद हो जाए, लेकिन कुछ काम इस तरह के हो रहे हैं क्योंकि वो कौम तो तली गई वैसे बेचारी, हाँ, वो तो मर गई, बल्कि तल के पुजी गई, तबाह हो गई बेचारी। हाँ, लेकिन क्या ख्याल है कि हो जाएगा कुछ ना कुछ? देखिए मियां साहब, और आएगा क्या आगे? एक बात बड़ी ये है कि ये पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की खबरों की जो इब्तदा है वो इमरान खान साहब के दौर में, इमरान खान साहब के लगाए गए चेयरमैन FBR ने रिजाइन देने के बाद ये तकरार शुरू की थी शबरदर्दी, जब वो नाकाम हो गए FBR को चलाने में, उनको नाकाम बना दिया गया। सुना कि उनके पास बड़े भेद थे लोगों के, ठीक है, टैक्स चोरी के। तो वो जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, और वो क्योंकि फिगर्स और अदादो शुमार के आदमी थे, हाँ, वो बड़े माहिर हैं इसके, ठीक है, तो उनकी बातों को लोगों ने गौर से सुना। हालांकि फज फिगर्स भी होती हैं, फज फिगर्स, वैसे उनकी जो एक्सपर्टीज थी वो इसी में थी। अच्छा, कि वो क्योंकि चार्टर्ड अदादो शुमार डिस्टॉर्ट कर लेते, ठीक है। अच्छा, तो वो क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर के लॉयर थे, यानी यही चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो वो लोगों को, कंपनीज को फिगर्स में हेराफेरी करके टैक्स बचाने के तरीके बताते, ये उनकी स्पेशलिटी थी। बहरहाल FBR में उनको लगाना ही दुरुस्त फैसला नहीं था। तो फिर जब वो वहां से मुस्ताफी होकर निकले तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट। तो असद उमर को लगाना कौन सा अच्छा फैसला? नहीं, ये भी बताए ना, वैसे चले मैं नहीं कहता, आप भी ना कहें, ठीक, खुद इमरान खान ने निकाला, कह दिया, निकाला, सुना बड़े गुस्से से निकाला। वैसे आपस की बात है कि इमरान खान साहब की कौन से ऐसे फैसले हैं 3.5 साल के जो उन्होंने गलत नहीं किए और फिर इकरार नहीं किया। अच्छा, हाँ, ये भी बड़ी बात है, वैसे उनकी अच्छाई है कि इकरार कर लेते हैं कि जनाब मेरे बड़ाई है। जैसे वो गुण गाया करते थे जनरल बाजवा के, हाँ, और वो एक बड़ा जमहूरी, क्या कहते हैं, बड़ा जमहूरी जर्नैल, यानी इससे बड़ा जमहूरी जर्नैल ही कोई नहीं है, और एक पेज पर हैं। फिर वो टेप करने की ISI की बातों को कहा करते थे कि ये रियासत का काम है, मेरे से पूछ के करते हैं, और ये ठीक करते हैं। तो अब उसके बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। तो बहरहाल पहला जो डिफॉल्ट का नारा बुलंद हुआ था वो इमरान खान साहब के उन्होंने किया था। फिर इस पर जो गिरा लगाई, तगड़ी गिरा, वो मिफ्ताह इस्माइल साहब ने लगाई। अच्छा, वो भी मेहनती थे वो। फिर सबसे तगड़ी जो गिरा नहीं बल्कि पूरी गांड बन दी वो इसहाक डार ना, ये ख्वाजा साहब उन्होंने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने कि जनाब बिल्कुल मुल्क, उन्होंने तो बाकायदा यानी स्लिप ऑफ टंग नहीं है, उन्होंने कहा मुल्क दिवालिया हो चुका है। अब अच्छा, क्या फायदा है? मैं उधर ही आ रहा हूँ। ख्वाजा साहब एक संजीदा बालोगुल नजर सियासतदान और वजीर उस कैटेगरी में समझे जाते हैं, ठीक है, वो मतलब खच टाइप
वजीर नहीं है, उनका जब ये बयान आया है तो ये एक बड़ी संजीदा बात है। तो बात ये है कि बात उन्होंने सच कही है कि हम, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। जी जी। फिच जो आलमी एजेंसी है उसने भी पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट पर पहुंचने की बात जो है अपनी रिपोर्ट में बयान कर दी है। इस पर हम बात जारी रखेंगे मियां साहब। नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान की गुफ्तगू आपके साथ जारी रहेगी, मगर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। Assalamu alaikum viewers, my name is Kamran and I'm extremely happy to be at this platform of Special TV। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सुन के कि स्पेशल टीवी जो है वो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए लेके आ रहा है, कि जिसमें अब तक मैंने देखा कि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे टीवीज़ हैं, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कवर कर रहे होते हैं, मगर इनकी जो ख़ास बात है वो ये है कि वो इंटरटेनमेंट के साथ साथ जो है वो एजुकेशन को भी कवर कर रहे हैं। तो जो हमारी यूथ है जो पढ़ रही है और जिनको आला तालीम के लिए और जिनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है उनके लिए बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स और बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन ये लेके आ रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन वॉर है कि जिसमें शायद हमें बहुत मुश्किल होता है कि हम समझ नहीं आता हमें कि हम जो है किस इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा बिलीव करें। मगर स्पेशल टीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये लोग जो है एक बहुत ही बिल्कुल अनबाइस्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास लेके आ रहे हैं, जो आपकी यूज़फुल बहुत ज़्यादा होगी और आपके डे टू डे मैटर्स में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। सो आई विश स्पेशल टीवी ऑल द बेस्ट एंड इंशाल्लाह इस नेटवर्क के थ्रू आपसे फर्दर इंगेजमेंट रहेगा। ऑल द बेस्ट। नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान आपसे गुफ्तगू करने के लिए दोबारा हाजिर खिदमत हैं। अच्छा पाशा साहब, अभी आपने फिच का भी जिक्र किया, इस तरह वो स्टैंडर्ड एंड And पुअर poor एंड मूडीज एंड सारा ये जो है, आपका क्या ख्याल है? इनका कोई मोटिव तो होते हैं सियासी? कोई देखिए, एजेंडा बात तो ये है कि इतने तो साढ़े हमारे जो सज्जन नहीं है वो। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, जी जी। वेस्टर्न वर्ल्ड है, उन्होंने अपनी हेजमोनी कायम रखने के लिए ये निज़ाम बनाए हुए निज़ाम बनाए हुए हैं और वो उसके मुताबिक मैन्यूवरिंग करते हैं। मैन्यूवरिंग करते हैं, यानी सच को अपने मुताबिक पैदा करना, मेक बिलीव, जिसे हम कहते हैं ना अंग्रेजी में कि उसको काबिले यानी भरोसा बनाना, सो कॉल्ड, फिर उसके मुताबिक ट्विस्ट देना। हाँ। ये सारे इदारे ये काम करते हैं और हम अनफॉर्चुनेटली 22वां प्रोग्राम चल रहा है ये IMF के साथ हमारा, यानी 21 पहले हम कर चुके हैं। जी। तो आज तक इन प्रोग्रामों की वजह से डिफॉल्ट नहीं हुआ, पहली बात। तो अब क्यों होगा? दूसरी बात जी, इन प्रोग्रामों की वजह से आज तक खुशहाली नहीं आई। हाँ, ये दोनों ऐसी हकीकतें हैं कि ना तो डिफॉल्ट हमने किया और अब भी नहीं करेंगे। ये खखर में हाथ डालने वाली बात है, ठीक है, ये याद रखें बात। हाँ। अच्छा, अब भी डिफॉल्ट नहीं नहीं करेंगे, मिलेगा भी कुछ नहीं, लेकिन खुशहाली भी नहीं आएगी। हाँ, यानी कुछ अगर आएगा तो खुशहाली नहीं, क्या खुशहाली नहीं है वो, मतलब हमें गुजारा माफिक क्राइसिस से निकल जाएंगे। हाँ, गुजारा माफिक सरदस्त क्राइसिस से निकल जाएंगे। और इसहाक डार साहब जो कह रहे हैं, तो मुझे इसहाक डार साहब की बात पर यकीन है। अच्छा, मेहनती है, वैसे मेहनती भी है। इस वजह से यकीन नहीं कि वो इसहाक डार साहब कह रहे हैं, हाँ। इस वजह से यकीन है कि हमारा IMF के साथ जो माजी का मामला है, तारीख है, वो यही बताती है कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। IMF हमारे गिटे गोडे रगड़वा के दे देगा, लकीरें निकलवा के हमें दे देगा। और क्योंकि इसहाक डार साहब ये मामला लेकर चल रहे हैं, तो उन्होंने जो कहा है कि हफ्ते में हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है तो पाशा साहब ये सिर्फ 1.1 या 2 अरब डॉलर आएगा, या बाकी जो ममालिक हमारे दोस्त 15 अरब डॉलर सारा वो भी आ जाएगा? 15 अरब डॉलर, क्लाइमेट वाला भी शामिल है। अच्छा, पाकिस्तान को जो पाइपलाइन, 1 अरब डॉलर की बात नहीं है, ये लोगों को बताएं। 1.2 अरब डॉलर जो IMF के साथ मुआहदे के नतीजे में हमें मिलने हैं। जी जी जी। उसके बाद उसके नतीजे में जो पाइपलाइन में हमारी पैसे पड़े हुए हैं वो हमें मिल जाएंगे, यानी वो खुल जाएगा। वो तकरीबन 15 अरब डॉलर के करीब है।
और उससे पाकिस्तान की जो फौरी मसाइल हैं, वो हल हो यानी जो चाइना ने हमें देने हैं, जो सऊदी अरब ने देने हैं, जो यूएई ने देने हैं, जो हमें मुख्तलिफ मुल्कों ने वादे किए हुए हैं, वो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस जी। में जो हमें वादे हुए थे, वो पैसे हमें मिल जाएंगे। अच्छा, आपने यानी आईएमएफ के साथ मुआहदा होने का मतलब ये है कि हमारी साख और हमारा एतबार बहाल हो गया। बहाल हो गया है, जो कि इमरान खान साहब ने खासा खराब किया था और वो अभी तक तुले बैठे हैं। अच्छा, ये भी सुनने में आता है पाशा साहब, वो कहते हैं कि जी चाइना को भी इन्होंने नाराज किया, सऊदी अरब को भी किया, तो क्या इनका अमेरिका को भी किया जी, अमेरिका को भी का किया। नाम नहीं ले तो रहे। इनके अंदर इतनी मैच्योरिटी या पुख्ताकारी नहीं है कि मुल्क किस तरह चलाए जाते हैं, नहीं, या ये पुख्ताकारी भी है या इरादतन करते हैं। इरादतन करते अच्छा। हैं मियां वो साहब, उनका इशू ही नहीं है वो उनका इशू कि नहीं है। मुल्क बाहर में जाए। मियां साहब, मैं ये समझता हूं तारीख के रिसर्चर के तौर पे, तालिब इल्म के तौर पे जी नहीं, जी, रिसर्चर। रिसर्चर के तौर पे मेरी कैंडिड ओपिनियन है, मेरा सोची समझी राय है कि इमरान खान साहब को लॉन्च किया गया था इस काम के लिए कि पाकिस्तान की ऐतई फेर दी जाए, और वो उसमें 90% तक कामयाब है। इस वक्त पाकिस्तान जिस क्राइसिस का शिकार है, जी जी, उसकी फौरी वजूहात जो हैं वो इमरान खान साहब की पैदा करना है। बाकी हमारे हुक्मरान भी कोई इतने काबिल नहीं है, जी जी, लेकिन जो फौरी वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान डिच हो चुका है और बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार हो चुका है, और वो क्राइसिस बढ़ता ही चला जा रहा है। और उसकी यानी देखिए, सियासी तौर पर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को एक गड़े में धकेल दिया है कि मैं ना मानूं, और माशी तौर पे भी, और आईनी तौर पर भी उन्होंने जो क्राइसिस पैदा कर दिया है। और इन सारे क्राइसिस का नतीजा ये है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर एक फेल्ड रियासत के तौर पर दुनिया के सामने आ चुका है। तो ये सारे मामलात जो हमें नजर आ रहे हैं, ये इमरान खान साहब बोलपन से नहीं कर रहे, इरादतन कर रहे हैं, और इनको बाकायदा फीडिंग मिलती है, उसकी रहनुमाई मिलती है, उसके माली वसाइल मिलते हैं, उनको इंटेलेक्चुअल फीडिंग मिलती है। और मैं उसका मनी ट्रेल भी इन्वॉल्व नहीं होता, मेरा पीछे से कोई एग्जम्पशन होती है, चल रहा है वो ये तो। और अल्लाह खैर करे, वो उनके इरादे और उनके जो प्लानिंग है जो बज़ाहिर हमें कामयाब होती नजर आ रही है, लेकिन एक दूसरी तरफ भी अल्लाह का निज़ाम बिल्कुल एक निज़ाम है जिसने हमें ये वतन दिया है, वो इसको और मुझे हिफाजत करेगा। उस पर जिस तरह मुझे यकीन है, ईमान की हद तक कि इमरान खान साहब मामूर किए गए हैं पाकिस्तान को फेल करने के लिए, मुझे उससे ज्यादा ईमान है कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो एक खास मकसद के लिए मार्दे वजूद में आई है, और वो मकसद जो है वो आलम इस्लाम की क़यादत है, और पाकिस्तान वो करेगा। और देखेंगे ये माजी में पाकिस्तान ने लीड की है और दुनिया को निकाला उस डिप्रेशन से। देखें मियां साहब, 23 करोड़ की आबादी, बहुत बड़ी, 60% से ज्यादा यूथ है, ये बड़ी कुव्वत है, जिसमें आलम इस्लाम की ही नहीं दुनिया की 5वीं बड़ी फौज, हाँ, जिसके हाथ में एटम बम है, मिसाइल हैं, ये अहमी नहीं है, ये कुदरत का एक बेशबहा तोहफा है, और ये अल्लाह के ग्रेटर प्लान का हिस्सा है। तो जिस तरह मैं कभी मायूस नहीं है हम, इंशाल्लाह। अच्छा, लोगों को जॉब जरा मिलेंगी अगर हो जाता है या IMF का कोई जॉब के लिए भी? मियां साहब, बड़ा अहम आपने बात कही जी। ये इंटरेस्ट रेट जिसका बहुत शोर मचाया जा रहा है, 18% है इस वक्त, बहुत ज्यादा है, इस पर सरमायाकारी नहीं हो सकती, इंडस्ट्री नहीं चल सकती। ये 20 होने जा रहा है। अच्छा, तो बिल्कुल ही तो सरमायादार मैं वही बताने लगा, सरमाया लेके लगाएगा, मैं वही बताने लगा। इसका नतीजा ये निकलेगा कि डॉलर के अंदर जो सरमायाकारी हो रही है ये खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये यानी उसकी जो चौधराहट है डॉलर की हेजेमनी जो खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो हमारा डॉलर वाला जो मसला है, कदरे ज़र का मसला जो है, ये हल होने की तरफ चल पड़ेगा। जब 20% ये आ जाएगा तो पैसा डॉलर में रखने की बजाय पैसा
मुख्तलिफ बड़ी करेंसियां हैं, मतलब चीन की हो गई नहीं, या पैसा इन्वेस्ट करना सरकारी स्कीमों में ज्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा, बैंकों में रखना ज्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा बनिस्बत ये कि वो डॉलर में रखा जाए। जी जी तो उसके नतीजे में डॉलर की खरीदारी का जो प्रेशर है ठीक है, वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा, जिससे उसकी कीमत नीचे आ जाएगी, उसकी कीमत कदर नीचे आ जाएगी, कम हो जाएगी। नीचे। और हमारा ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इसमें बेहतरी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, और फिर एक सर्कल आएगा जिसके नतीजे में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और हमारे जो बिगड़ते हुए हालात हैं जिनकी तरफ जी, आप जी। इशारा कर रहे हैं उनमें बेहतरी की सूरत पैदा यानी होगी, आप ये कहते हैं कि वेल्थ क्रिएशन भी होगी, जॉब क्रिएशन भी जॉब होगी, क्रिएशन भी होगी। जो आने वाली नस्ल हमारी इस इंतजार में रही और इमरान खान ने उनको सुहाने ख्वाब दिखाए। पता नहीं 50 लाख 1 करोड़ कितनी नौकरियां गई थी, 50 लाख नहीं, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ नौकरियां, घर, 50 लाख 50 मकान। लाख मकान। तो तो वो मेरा ख्याल उसमें तो शायद 50 वो नहीं बने और 50 वो नहीं हुए, तो हजारों में भी नहीं गए लेकिन गालिबन। वो इमरान खान साहब ने, क्योंकि वो झूठ पर मबनी सारा, जी, मकर जी। पर, फरेब पर मबनी, दजालियत पर मबनी उनका सारा बयानिया था, हाँ तो वो जाहिर है वो जब इक़्तिदार अच्छा, में ये पेशीन गोइयां भी तो है ना हमारे बड़ों की, जिसमें कहा गया था कि जब दजाल आएगा तो वो बड़ा अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आप कहना, ये मियां साहब कह देना आप क्या कहना चाहते जी हैं, जी, मेरे से क्यों सुनना और चाहते मैं हैं? वही कह रहा हूँ कि दजाल बड़ा अट्रैक्ट करेगा लोगों को, और उसकी बातें लोग सुनेंगे आगे सर धुन के अच्छा, बात उसके- ये है आप, जी बात ये है कि दजाल के बारे में ये है कि असली दजाल के आने से पहले मिनी दजाल आएंगे। अच्छा, एक तो मिनी आ गया जमान पार्क में लैंड कर गया। तो मतलब मिनी दजाल जो लोगों को झूठ इस तरह बोलेंगे कि वो सच लगे और अपने पीछे लगा लेंगे मकरो फरेब की सूरत में, तो मिनी दजाल तो अच्छा पाशा साहब, बहुत उम्दा बातें हुई माशाल्लाह। तो नादरीन आपने सुनी कि ये मिनी दजाल और मिनी कहतुर रजाल, ये सारी चीजें बहरहाल डिस्कस की हैं, आपके सामने हैं कि ऐसे कुछ दिखाई दिया है और बड़ा एनालिसिस किया गया और बड़े शऊरी तौर पे पूरे हकायक को सामने रख के फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि डिफॉल्ट से निकलने की पूरे का पूरा जतन हो रहा है और निकल भी आएंगे। गो कि हम बहुत ज़्यादा खुशहाल अगर ना भी होंगे तो एक ट्रैक पे हम लग जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान अल्लाह का इनाम है, हर तरह ये सर्वाइव करेगा इंशाल्लाह, बावजूद इसके कि इतनी इतनी गंभीर और गहरी साजिशें की जा रही हैं कुछ बैनुल अक़वामी आकाओं के साथ मिलके। उसके बावजूद अल्लाह ताला इस कौम का हामी और नासर होगा और इसको महफूज रखेगा। इसके साथ ही मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।